काल पढ़ा जाए तो इनके काल के नाम के आगे क्या लगा देते हैं? उत्तर। कब से स्टार्ट हुआ ये? 1707। किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब। और औरंगजेब की डेथ के साथ जो काल शुरू हुआ वो 150 साल चला। बिना काबिल आदमी के 150 साल तक राज करने का मतलब आपका बेस कितना स्ट्रांग है, आपके दादा परदादा ने कितनी संपत्ति इकट्ठी कर रखी है जो एक भी काबिल नहीं है, और फिर भी 150 साल तक उनके वंशज राज कर गए। और छोटा मोटा नहीं, भारत के या तो सम्राट कहलाते थे या फिर बादशाह। इससे तुम अंदाज़ा लगाओ, तुम और मैं अगर अपने आप को देखें, तुम्हारी वंश की बात करें, मैं अपने को देखूं, हमारे बाप दादा के टाइम की चीज़ें हम आज तक चला थोड़ी ना रहे हैं, हमने तो खुद मेहनत की। तुम्हें खुद मेहनत करनी है तब तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी कटेगी। तुम में से कोई ऐसा नहीं है या हम नॉर्मल लोग कि हमारी पुश्तैनी चीज़ें पड़ी और हम 150 साल राज कर जाएं, 150 साल ज़िंदगी काट जाएं। हमें रोज़ की ज़िंदगी चलाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी है। ये बिना किसी काबिलियत के इनके वंश कितने साल राज कर गए? 150। तो सोचो बेस कितना स्ट्रांग था। और अगर ध्यान से देखें तो 1526 तक तो इनके खानदान के पास एक गज ज़मीन भी नहीं थी। 26 से पहले जितनी लड़ाइयाँ हुई उनमें बाबर का नाम आया तो कई बार, लेकिन आपके देश में एक गज ज़मीन का मालिक नहीं था। और 26 से लेके 1707 में इन्होंने इतनी मलकियत बना ली, इतनी प्रॉपर्टी बना ली कि आज किताबों में इनको जगह मिली है। पूरा इतिहास का पूरा जो किताब है, जिसे आप कहते हैं मध्यकाल, उसमें मेनली आप दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, या तो दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य। दो ही मेन पार्ट हैं मध्यकाल के। तो मुगल कितना स्ट्रॉन्ग तरीके से अपना मैनेजमेंट निभा गए कि उनके वंशज भी उनके कारण 150 साल खाते रहे और ऐश करते रहे। लेकिन फिर कितने दिन चलेगा कोई? बिना काबिलियत के आप कुछ दिन नाम का खा सकते हैं, या ये लोग खा सकते थे। फाइनली इनकी कमज़ोरी सामने आई जब इनके ऊपर अटैक हुए बाहर से, जिसमें सबसे पहला नाम आता है ईरान के शाह ने। क्या नाम था उसका? नादिर शाह। तब इनकी पोल पट्टी खुल गई। फिर 1757 में, यानी इसके मरने के 50 साल बाद, प्लासी का युद्ध, फिर बक्सर का युद्ध, और फिर 1857 की क्रांति। उस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों ने इनसे इनका बादशाह या सम्राट कहलाने का हक छीन लिया कि कौन से बादशाह कौन से सम्राट। ठीक है, जो राज कर गए, तुम इतने काबिल नहीं हो और तुम्हारे नाम के आगे आज के बाद ये टर्म लगाना मत। उसके बाद भारत में कोई बादशाह या सम्राट नहीं हुआ। जो अंतिम इस क्रांति के टाइम था उसका नाम था बहादुर शाह। इसी को कहते थे बहादुर शाह जफर। एक बहादुर शाह तो सबसे पहला नालायक भी तो था, जिसने कोई काम ही नहीं किया, जिसका नाम था मुअज्जम, लेकिन अपना नाम उसने रख लिया था बहादुर शाह, जिसको जनता कहती थी कि तू कैसा बहादुर है भाई, तुझे तो हाँ, तू तो शाह मतलब राजा है। और कैसा राजा है? जिसको कोई खोज खबर नहीं है, तो शाह ए बेखबर। एक पढ़ा था लंपट मूर्ख था, एक अपने कैरेक्टर के कारण, जिसका नाम था क्या नाम था? मोहम्मद शाह रंगीला। तो सारे लोग कैसे थे जिनके के ऊपर लोग आज भी हंसते हैं कि लंपट मूर्ख शाह बेखबर, इस तरह के लोग। और फाइनली 150 साल बाद इस उत्तर मुगल काल का अंत हो गया, और एक कंपनी जो आपसे डरती हुई हाथ जोड़ के सिर्फ ये कहने आई थी कि क्या हम व्यापार कर ले, और जहांगीर ऊंचे दरबार में सिंहासन पर बैठा था और उसने कहा था ठीक है व्यापार कर लो, उस कंपनी ने आपके देश पर अगले लंबे समय तक राज किया। 190 ईयर्स तो सामने हैं हमारे। अगर हम 1757 को पहली लड़ाई माने जिसमें ये जीते, जिसे आप कहते हैं प्लासी की लड़ाई, चीटिंग की हो या ना की हो बाद की बात है, लेकिन फ़ायदा तो इनका हुआ ही ना, इनकी जड़ें जमी। यहाँ से लेके ये 100 साल तक आपके ऊपर राज करते रहे। 17 से 18 आ गया, आपने 1857 में क्रांति की तो ज़्यादा फर्क नहीं आया, बस पहले एक कंपनी आप पे राज कर रही थी, अब आपके ऊपर महारानी ब्रिटेन राज करने लगी। और महारानी ब्रिटेन का जो राज था, इसको आप कहते हैं ताज का राज। तो अगले 90 साल आपके ऊपर ताज का राज चला। 1858 से 1947, 18 से 19 आ गया, और यहाँ 58, 57 मान लो, 47, तो 90 साल वो टोटल मिलाकर।
ठीक है, ये आपके देश पर इसलिए कहते हैं कि हम 200 साल गुलाम रहे। 190 तो क्या कहें, तो हमें कह देते हैं कि हम लगभग 200 साल तक गुलामी का दंश झेलते रहे। किसकी गुलामी थी ये? ब्रिटिशर्स की। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 1707 के बाद से ही आप कुछ कर नहीं रहे थे, आपका देश कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं ले पाया। तो 1707 से 1947 तक, यहाँ ध्यान से देखो, ये 200 साल निकल आए। भारत इतना ज़्यादा सफरर बना, और सफरर कौन बने? हम आम लोग, क्योंकि जो यहाँ आया वो आम लोगों को ही लूट के ले गया, चाहे वो महारानी ब्रिटेन थी, चाहे वो अंग्रेजों की कोई कंपनी थी। ठीक है, अब जब किसी आदमी के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ना, तो ये मान के चलो कि उसकी भी सहन करने की एक सीमा है। कोई कितने दिन सहन करेगा? आप किसी को बहुत परेशान कर रहे हैं, वो आपसे नीचा है, कमज़ोर है, दब्बू है, तब भी एक टाइम के बाद वो उल्टा बोलेगा, वो पलट के जवाब देगा। तो ये दिखती बात थी कि जब हमें कोई एक्सप्लॉइट कर रहा था 1757 के बाद, तो हमने पलट के जवाब दिया, जिसके एवज में हमने की थी बहुत बड़ी क्रांति। पर ये क्रांति असफल रही, क्योंकि हम आज़ाद तो नहीं हुए, ना हम उनको भगा पाए। हमारी तरफ से पहली बड़ी पुरजोर कोशिश असफल हुई, और इस असफलता के बहुत सारे कारण थे, कभी ये चैप्टर है पूरा पढ़ेंगे। लेकिन इस क्रांति ने एक बात अंग्रेजों के दिमाग में डाल दी कि भैया ये इंडियंस बहुत ज़्यादा दुखी करोगे तो किसी दिन ये बहुत भयंकर कुछ कर देंगे, और हो सकता है सारे मिलके पूरी कंपनी के एक एक आदमी को चुन चुन के मार दें, क्योंकि हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी ना। अंग्रेज आप पे राज जब कर रहे थे तो आप लगभग 30 करोड़ तो थे ही, वो कितने थे? मुट्ठी भर। अगर 30 करोड़ लोगों का दिमाग घूम जाए तो वो 2, 4, 5 लाख 10 लाख को तो मार ही सकते हैं ना। ऐसा नहीं कि हम लोग उनको मार नहीं सकते, लेकिन इतनी बुद्धि नहीं थी कि इकट्ठे होकर यूनिटी से काम करें। इस 30 करोड़ जनसंख्या पे महज कुछ हजार लोग राज कर रहे थे, और वो इतना एक्सप्लॉइट कर रहे थे। जब ये सब चल रहा था ना, इस दौर के बीच में, तो एक प्राइवेट कंपनी लगातार अमीर बन रही थी, जिसका नाम आप कहते हैं BEIC। ये BEIC जब आपके देश आई तो इसने अपने देश की महारानी से परमिशन ली थी। किस चीज़ की परमिशन ली थी? व्यापार। ये कंपनी महारानी को क्या कह के आई थी कि हम व्यापार में अगर कुछ प्रॉफिट कमाएंगे तो उसका 1% हम गवर्नमेंट को भी देंगे। तो उनकी महारानी अपने फ़ायदे के चक्कर में तैयार हुई थी, और उन्होंने कहा ठीक है, हम तुम लोगों को चार्टर, एक परमिशन का लेटर इशू करते हैं, और तुम अगले 15 साल तक ठीक है व्यापार कर लो। तो स्टार्टिंग हुई थी 15 साल से, फिर बढ़ते 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 फाइनली इस कंपनी के BEIC के जो लोग थे, ये इंडिया से मोटी कमाई करने लग गए। शुरू में तो था व्यापार, फिर जब ये अकेले आए ना इस युद्ध के बाद, कौन सा युद्ध था ये? प्लासी का। इन लोगों ने बहुत मोटी कमाई शुरू कर दी, क्योंकि प्लासी और बक्सर के बाद इन्होंने एक संधि की थी, इलाहाबाद की संधि, जिस संधि के बाद 1765 के बाद इनको मुफ्त की कमाई मिल रही थी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, जिसमें इनका पैसा लग नहीं रहा था। जैसे किसी बिजनेस में जब हम बिजनेस करते हैं तो हम इनपुट डालते हैं। मान लो हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो उस प्रोडक्ट को, फिनिश्ड प्रोडक्ट को तैयार होने के लिए आपको पहले रॉ मटेरियल चाहिए, फिर उस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग होती है, आपकी बिजली खपती है, आपको कुछ लोगों को काम पे लगाना पड़ता है, मशीनें चलती हैं, तभी तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, सामान बनेगा। रॉ मटेरियल से फिनिश्ड प्रोडक्ट तक लाने में आदमी की जेब से पैसा खर्च होता है। फिर ये इस प्रोडक्ट को मार्केट में उतारता है, और वहाँ से मार्केट में इसका सामान जब बेच देते हैं तब थोड़ा सा प्रॉफिट बनता है। यानी पहले जेब से पैसा खर्च करोगे तो ही पैसा कमाओगे। लेकिन अब अंग्रेज क्या कर रहे थे? अब ये आपके बिहार, बंगाल, उड़ीसा से ना कोई रॉ मटेरियल, ना कोई मार्केट की व्यवस्था, ना प्रोडक्ट, सीधे सिर्फ क्या आ रहा था? पैसा। तो ऐसे में क्या होता है? फायदा ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके घर से कुछ जा ही नहीं रहा। पहले तो इनको क्या करना पड़ता था? पानी, बेटा टैक्स में बहुत कम था, और टैक्स ये हमेशा नहीं देते थे। याद करो वो एक बीमार जिसको एक गोली दे के ठीक कर दिया, उसने क्या कहा था? तुम्हारा ट्रेड फ्री, यानी जो टैक्स देना था वो भी तो माफ़ कर दिया। फर्रुखसियर नहीं बताया था मैंने? इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमाने का साधन मिल गया। अब सोचो, तुम्हें कहीं पे काम करना पड़े तो तुम जब काम करोगे तो वहाँ से पैसा लाओगे। अब एक आदमी ड्यूटी पे जाता है, सुबह तैयार होके भाई कपड़े खरीदता है अपने, कि मैं बाहर जाऊँगा, जूते नए लगेंगे, किराया लगेगा। बेटा बाहर खड़े हो जाओ और इनको बोलो थोड़ा ये शांति से जाए आए,
तो इनपुट लगता है हर चीज़ में। तुम कहीं जॉब भी जाते हो ना, तो तुम 1 महीना पहले तुम्हें पैसे कोई नहीं देता, तुम वहाँ तैयार होकर रोज़ जाते हो, उसमें तुम्हारे पैसे खर्च होते हैं, फिर तुम्हें सैलरी मिलती है, उस सैलरी को तुम यूज़ करते हो। इसका मतलब किसी भी काम में पहले लागत आती है, उसके बाद पैसा आता है। इनके साथ भी ऐसा ही था जब तक ये कंपनी थे। लेकिन इस कौन सी संधि के बाद, इलाहाबाद, इनका पैसा मुफ्त में घर में आने लग गया, इनकी तिजोरियां भरने लग गई। इस पैसे का कहीं ना कहीं तो दिखाई देगा ना। इनके जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे इस कंपनी के, ये दिन ब दिन अमीर होते गए और ये बहुत मोटी कमाई करने लग गए, भ्रष्टाचारी बन गए। किसी से भी पैसा, कभी 1 लाख कभी 5 लाख उस जमाने में। तो देखते देखते ये कंपनी के बड़े अफसर वहां बैठी महारानी से भी ज्यादा पैसा कमाने लग गए। ये बात चिंता की होती है। क्यों? क्योंकि अगर राजा रानी किसी देश के हैं और उनसे ज़्यादा कोई अमीर हो गया तो कल के राजा रानी की इंपॉर्टेंस कैसे रहेगी? ये चिंता, ये जो लोग यहाँ आ रहे थे ना, ये लगातार अमीर बन रहे हैं, वहाँ के जो एमपी हैं उनसे भी ज़्यादा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से भी। तो ये वहाँ डिस्कशन हुआ कि भैया ये कंपनी गई तो थी 272 लोगों की छोटी सी कंपनी, लेकिन ये इतनी मोटी कमाई कर गए उस सोने की चिड़िया में कि ये आज हमसे टक्कर ले सकते हैं। इनके पास इतना पैसा है कि ये अपना अलग से फौज तैयार कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो इन्होंने चिंता जताई, डिस्कशन हुआ और कहा इस कंपनी को कंट्रोल करो, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा सिर पे बैठ जाएंगे, ज़्यादा पैसा हो गया तो इन्होंने कंपनी को कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम बनाए, जिसमें सबसे पहला एक एक्ट बनाया गया जिसे कहा जाता है रेगुलेटिंग एक्ट। ये रेगुलेशंस रखने के लिए था, जिसमें कहा गया कि तुम्हें कुछ कंट्रोल रखेंगे तुम्हारे ऊपर, तुम्हारा सारा हमें पता हो कितना तुम कहाँ से कमाते हो, ताकि इनके ऊपर थोड़ा सा बंदिश लग सके। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमारे देश में एक कोर्ट बनाया गया था, जिसे उस टाइम नाम दिया गया था सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। ये फेडरल कोर्ट नहीं था, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, फेडरल आगे जाके बनेगा। ये सिर्फ एक जगह बनाया गया था, कोलकाता। कारण पैसा भी तो कलकत्ता, बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ही कमाते थे, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट बना दिया कि सारे मामले जो ये गबन और ये सब तुम करते हो ना, ये यहाँ देखे जाएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट ने कर दिया ऐसा। उसके कुछ समय बाद ब्रिटेन में चिंता बढ़ती जा रही थी कि भैया ये बहुत ज़्यादा अमीर बन रहे हैं, कल को ये पूरे देशों को खरीदने ना लग जाएं, ऐसा ना हो ये ऐसे लोग बन जाएं कि जिनको ख़त्म करना मुश्किल हो। तो वहाँ पे एक आदमी आया था, एक हेड, जिसका नाम था पिट। तो पिट ने एक एक्ट बनाया जिसको कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। उस आदमी का नाम था पिट, चार्ल्स पिट नाम था उसका। उसने एक एक्ट बनाया कि इनको कंट्रोल करो, इंडिया पे जो ये लोग व्यापार कर रहे हैं, लगातार अमीर बन रहे हैं। इसे कहा जाता है पिट्स इंडिया एक्ट। ये आया था 1773 में और ये आया 1784 में, इसके 11 साल बाद। पिट्स इंडिया एक्ट, पिट एक आदमी के नाम पर है। इसमें फिर से इंडियंस को, जो ये कंपनी वाले थे BIC, इसको थोड़ा सा कंट्रोल किया और कहा कि ठीक है तुम लोग काम कर रहे हो, पर काम को ध्यान से करना, ऐसा ना हो तुम वहाँ गड़बड़ी फैला दो। इसके बाद इन्होंने एक रूल बना लिया इन लोगों ने कि इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने के लिए हम इसके लिए कंपल्सरी करते हैं कि इसके लिए हर 20 साल में हम चार्टर एक्ट भेजेंगे। एक्ट मतलब एक तरह का कानून। हम उसमें कुछ बातें लिखेंगे जो इस कंपनी को फॉलो करनी है। तो कंपनी के ऊपर चार्टर एक्ट का एक तरह से थोप दिया गया कि तुम्हें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। जो यहाँ पे चार्टर एक्ट आया पहला, वो आया था कौन से सन में? 1793 में। इस कंपनी का चार्टर एक्ट आया, ब्रिटेन की महारानी और वहाँ के MPs ने भेजा कि भैया कंपनी तुम मोटी कमाई करते हो, तुम्हारी कुछ बेसिक ड्यूटी भी हैं, ये ड्यूटी पूरी करो। लेकिन ये फेमस नहीं हुआ, इसके ऊपर ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ। पर महारानी स्ट्रिक्ट हुई, वहाँ के MPs स्ट्रिक्ट हुए और कहा कंपनी को कुछ काम करने पड़ेंगे। 20 साल बाद अगला चार्टर एक्ट आया 1813 का। ये इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट था और इसमें महारानी ब्रिटेन ने इनको इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई साहब आप बहुत मोटी कमाई इन लोगों से कर रहे हैं, इस देश से कर रहे हैं, कोई ड्यूटी भी निभा लो, बस खाने खाने का काम नहीं है। इन्हें कहा तुम इंडियंस की एजुकेशन पे काम करो, क्योंकि तुम उनका पैसा खा रहे हो, कमा रहे हो, और इनकी एजुकेशन पर हर साल 1 लाख रुपया तुम अपने प्रॉफिट में से खर्च करो। ये इनको कंपलसरी कर दिया, जैसे एक तरह का सोशल वर्क है। आप सोसाइटी से लेते हैं तो लौटाना भी है ना, तो इनको कहा कितने लाख रुपए खर्च करो? 1 लाख। अच्छी बात थी, हम लोग पढ़ लिख जाते, पर ये कंपनी थी महाचालाक। इसने जब तक अगला चार्टर एक्ट नहीं आया 20 साल तक काम ही नहीं किया। इससे पूछा
महारानी ने भाई काम क्यों नहीं किया, 20 साल से तुम्हें कह रखा है कि एजुकेशन पे काम करो। तो बोले मैडम हमें ना 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्या पढ़ाएं, किससे पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। अब ये क्या बात हुई, तो बोले इनका आंसर हमें पता ही नहीं चला, क्या पढ़ाएं। तो पूछा क्या मतलब, इसका क्या मतलब है, तो बोले हमें ना कंटेंट नहीं पता कि इन इंडियंस को क्या पढ़ाएं, क्योंकि इंडिया में हैं 2 तरह की सोच के लोग। एक कहते हैं पुराने प्राच्य, हमारी पुरानी चीज़ें पढ़ाते चलो, जो हमारे वेद थे या हमारे जो आरण्यक थे, उपनिषद थे, महाभारत थी, गीता थी, ये पढ़ाओ हमें। कुछ लोग थे प्राच्य शिक्षा, यानी एंशियंट टाइम की एजुकेशन को आगे बढ़ाने वाले, ज़्यादातर लोग वही थे। लेकिन कुछ लोगों ने कहा, राजा राम मोहन रॉय जैसे पढ़े लिखे लोगों ने, कि भाई साहब ये पढ़ के दिमाग नहीं खुलता। अब आप इन सबको ठीक है अच्छा इंसान बन सकते हो, लेकिन आने वाला टाइम होगा दुनिया बदलने का। तो जो लोग थोड़े पढ़े लिखे थे उन्होंने हमें कहा इंग्लिश एजुकेशन पे काम करो। इन अंग्रेजों को कहा, जिनमें सबसे बड़ा नाम किसका आएगा, राजा राम मोहन रॉय। परेशान थे ना वो सती प्रथा और उन सब से, उन्होंने कहा देश कहाँ पिछड़े वाला, फिर तुम वही पढ़ाओगे पुरानी बातें। तो लोगों का दिमाग खोलने के लिए इंग्लिश एजुकेशन कंपलसरी करो और इन लोगों को मैथ्स प्लस साइंस पढ़ाओ, ताकि इनका दिमाग जो ये डिब्बा बंद है ना ये थोड़ा सा खुले, ये अंधविश्वास, टोना टोटका और ये सब चीज़ें इनसे हटें और साइंटिफिक एप्टीट्यूड अपना डेवलप करें। अंग्रेजी शिक्षा को कुछ लोगों ने प्रमोट करने की बात कही, तो इनको तो मौका मिल गया। 20 साल यही कहते रहे हमें नहीं पता, ये कह रहे हिंदी पढ़ा दो, संस्कृत पढ़ा, ये कह रहे इंग्लिश, तो हम क्यों इनके देश में लड़ाई करवाएं, इसलिए हमने काम ही नहीं किया। फिर पूछा किससे पढ़ाएं, तो 2 तरह के लोग थे, एक या तो रिच लोगों को पढ़ाएं या तो फिर पुअर लोगों को या फिर जो मिडिल क्लास है इसको। अब सबको तो नहीं पढ़ा सकते, 30 करोड़ को तो 1 लाख में काम नहीं चल सकता, तो ये भी एक क्वेश्चन था। कैसे पढ़ाएं मतलब मीडियम ऑफ एजुकेशन क्या हो, क्योंकि मीडियम इनका संस्कृत रखें या इनको अंग्रेजी पढ़ाएं। अगर अंग्रेजी पढ़ाएं तो इनको ABCD भी नहीं आते, ये कैसे अंग्रेजी में सीखेंगे। और अगर इनकी मातृभाषा में पढ़ाएं तो हमारे पास तो इनके मीडियम के टीचर नहीं हैं, वो तो ये खुद ही हैं, तो हम क्या करें फिर। इन 3 क्वेश्चन का आंसर जानबूझ के इन्होंने खोजा नहीं। कितने साल बैठे रहे, 20 साल। 1 साल में कितना रुपया बचा गए, 1 लाख। 20 साल में कितना बचा गए, 20 लाख रुपए। 1813 में क्या वैल्यू थी तुम सोचो, 2024 में भी 20 लाख की कीमत है, तब कितनी कीमत रही होगी, यानी आज के करोड़ों 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 रुपए ये बचा गए। और बोले हमें इनके आंसर नहीं मिले। 1813 में फिर काम हुआ और अंग्रेजी महारानी ने फील किया कि ये लोग बड़े चालाक हैं, अंग्रेज, उनको लग रहा है हमारे देश वाले लोग चालाक हैं, तो उन्होंने इनको कहा कि तुम जो ये ऐश मार रहे हो ना इस इंडिया में, ये मत सोचो तुम ऐश मारोगे, हम यहाँ से अगले लोगों को भी तैयार कर रहे हैं, वो भी कंपनी बनाएंगे और व्यापार करेंगे, तो तुम जो ये एकाधिकार करके बैठे हो ना, मोनोपोली, इसको हम खत्म करवा देंगे, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा पैसा खा रहे हो यहाँ से और तुम काम कर नहीं रहे हो। तो कंपनी के व्यापार का एकाधिकार समाप्त करने की बात उठी। कंपनी भी चालाक थी, पुराने टाइम से चलते आ रहे थे काम ये। इन्होंने कहा जी हमें 2 चीज़ें बस हमारी छोड़ देना, एक जो चाइना के साथ व्यापार है हमारा, आप अपने देश में या पूरे वर्ल्ड में, वो सिर्फ हमारा होगा। तो चीन के साथ जो व्यापार था BEIC का, इन्होंने कहा वो सिर्फ हम रखेंगे। इससे हमें समझ में आता है कि चीन के साथ भी व्यापार करती थी कौन सी कंपनी, हाँ, लेकिन चाइना थोड़ा सा चालाक और समझदार था। हम में और चाइना में पता है क्या अंतर है, चाइना ने अपनी प्रॉपर्टी में इनको एंट्री नहीं दी अंदर। जैसे हमारे यहाँ मीर जाफर जैसे गद्दार थे ना, इनको अपने देश के अंदर तक ले आए, अपने ही राजा को मार दिया, सिराजुद्दौला को, और इनको अपने देश में एंट्री दे दी। इन लोगों ने शुरू में क्लियर कर दिया भैया 5 पोर्ट हैं, इन पे तुम्हारे जहाज आए जाएं कमाई करें, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर खबरदार जो तुमने इससे आगे कभी चाइना में एंट्री करने की कोशिश की। यानी वो अपनी बातों में शुरू से एक तरह से स्ट्रिक्ट थे कि ये 5 पोर्ट बता रहे हैं, इन पे तुम्हारे जहाज आए, सामान तुम खरीदो, तुम बेचो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर तुमने अगर इनके अलावा कहीं इस पे नज़र डाली तो फिर ये तुम खो दोगे। यानी चाइना शुरू से स्ट्रिक्ट था। स्ट्रिक्ट हम भी थे, हमारे टाइम में जहांगीर के सामने आके ये हाथ बांध के खड़े ही तो हुए थे। इन्होंने कहीं हमारे देश में हिस्सा थोड़ी ना अपने कब्जे में किया। जहांगीर के अलावा किस किस के टाइम में, शाहजहां, और फिर अगर तुम ये देखो तो 1608 में तो आया था पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस, फिर थॉमस रो 1611, औरंगजेब कब मरा 1707। भाई 100 साल तक तो इन्होंने कोई कोशिश नहीं की ना। तो जैसे आपके यहाँ 100 साल ये सीधे बने रहे ना, ऐसे ये चाइना में हमेशा सीधे बने रहे, और इसीलिए चाइना अपनी सभ्यता अपनी संस्कृति को बचा गया।
हमारे देश में चीज़ें क्यों दूषित हुई, क्यों हमारा खान पान, पहनावा, ज़बान, बोलचाल, भाषा सब बदली? क्योंकि हमारे देश के ये भीतर तक घुस गए, अंदर तक, हमारे ये गाँव तक पहुँचे। इंडिया के लगभग गाँव में अंग्रेज़ जो थे ना, इनका आना जाना था, इसीलिए हमारा कल्चर, हमारा खान पान सब कुछ प्रभावित है आज तक। चाइनीज़ देखो, अपनी भाषा को नहीं छोड़ा उन्होंने। आज भी दुनिया में सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैंडरिन। इसको मंदारिन लिख देते हैं। तो दुनिया की सबसे बड़ी भाषा कौन सी है? मैंडरिन या मंदारिन। कहाँ की है ये? चीन की। जैसे हमारी भाषा दुनिया की बड़ी भाषाओं में आनी चाहिए, पर हमारा आधा देश ही हिंदी नहीं बोलता। हमारी टोटल 43 पॉइंट समथिंग है, 7 या 8 इतने % लोग हिंदी बोलते हैं। तो तुम सोचो कि हमारे देश में, जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, हम ये मानते हैं हम हिंदी बाहुल्य हैं, वहाँ आधे लोग भी हिंदी नहीं बोलते। और ये तो तब है जिसमें हम पूरे हरियाणा को, यूपी को, बिहार को, दिल्ली को, राजस्थान को, उत्तराखंड को, छत्तीसगढ़ को, झारखंड को, हिमाचल को ये मानते हैं कि ये हिंदी स्पोकन स्टेट्स हैं। लेकिन आप भी जानते हो, धीरे धीरे जो अगली पीढ़ी है उसमें हिंदी का वर्चस्व लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। कोई हिंदी बोल के खुश नहीं है। हर आदमी चाहता है कि चलो मुझे जो आता है सो आता है, मेरी अगली पीढ़ी बहुत फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती हो। और किसी का बच्चा अगर अच्छी अंग्रेजी बोलता हो तो उसको मन ही मन में लड्डू फूटते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी कैसी बढ़िया अंग्रेजी मारते हैं। सबको खुशी होती है ना। इसका मतलब हमारे मन में इंग्लिश की रिस्पेक्ट कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इनके देश में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनके देश में कंपलसरी नहीं है ऐसा कि आप अंग्रेजी सीखें। इनकी भाषा आज दुनिया की नंबर 1 भाषा है। कारण समझ में आया? जब कोई आपके देश के अंदर घुस के आपकी सभ्यता संस्कृति को नष्ट कर देता है तो फिर आपकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। इनकी ओरिजिनलिटी बनी रही, इसीलिए ये ज़्यादा ग्रोथ कर गए, क्योंकि इन्होंने कॉपी नहीं किया। तो 1813 में महारानी ब्रिटेन ने इनको कहा कि तुम्हारे हम ऊपर कंट्रोल करेंगे, बाकी कंपनीज भी जाएंगी। तो इन्होंने 2 चीज़ें कहा, सर हमारे पास रहने देना मैडम। एक तो चीन के साथ व्यापार और एक चाय का व्यापार। इससे बहुत मोटी कमाई थी। तुम सोचो, जो चीज़ हमें पता भी नहीं थी, चाय हमारा कभी कल्चर का पार्ट नहीं था। हम पीते थे शिकंजी, नींबू पानी, छाछ, लस्सी, यही तो हमारा खान पान था। इन्होंने आके चाय का व्यापार से हमें चाय पीने की आदत डाली। और तुम सोचो, जो चाय हम पीते हैं ना, वो तो इंडियन वर्जन है। ब्रिटिशर्स थोड़ी ना ऐसी चाय पीते हैं। ये तो कैसे चाय पीते हैं? पानी खूब उबाला, उसमें पत्ती डाली, उसको थोड़ी देर उबाल के, ज़्यादा नहीं उबालते, उसको ढक देते हैं ये। फिर वो जब ठीक सा टेम्परेचर हुआ उसको ये पीते हैं। इसको हम तो कभी भी ना पिएं, क्योंकि हमारे देश में बिना दूध के चाय मतलब तो गरीबों का, ये कोई गरीब से गरीब आदमी भी दूध डालता है इंडिया में चाय में। जबकि जबकि साइंटिफिकली जो दूध की चाय होती है ना बेटा, वो बहुत ख़राब है और वो आपकी बॉडी में बहुत सारे गलत जो सिस्टम है ना, इसको ख़राब करती है पूरे को। तो चाय, तुम देखो डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि चाय मत पियो, लेकिन खुद भी पी रहे होते हैं, और वो भी दूध वाली चाय। तो चाय बहुत ख़राब चीज़ है, लेकिन हमारी आदत बन गई। इन्होंने हमें आदी कर दिया। अब जैसे हम एडमायर करते थे अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ सुबह उठते चाय पीते, तो जो इंडियन थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते थे, उन्होंने ज़बरदस्ती सही शुरू किया सुबह चाय पीने का ट्रेंड। और आज तक तुम देखो, एक मज़दूर अपने घर से जब मजदूरी करने निकलता है, वो भी सुबह चाय ज़रूर पी के निकलता है। तो ये उनकी देन है, हमारा कल्चर नहीं था। बहुत मोटी कमाई की इन्होंने चाय के व्यापार से। तो और राष्ट्रपति के घर भी कोई जाए तो वो भी उसको, गेस्ट को चाय पिलाता है। यानी ये एक ऐसा पेय पदार्थ है जो सबसे नीचे, देखा नहीं, भिखारी जो होते हैं, जो भीख मांगते हैं, ये भी सर्दी में कहीं कंबल ओढ़े होंगे तो चाय पी रहे होंगे। भिखारी भीख मांग के भी सुबह 10 रुपए की चाय पीने में सोचता है कि ठीक है, मेरा आज सुबह की शुरुआत ठीक हो गई। चाय ना मिले तो लोगों के सर में दर्द हो जाता है। यानी चाय इतनी हैबिट डाल दी कि एक भीख मांगने वाले से लेके महामहिम राष्ट्रपति को भी सेम चीज़ की आदत है। तो आपके देश में चाय का कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है वर्ल्ड में। चाय के एक्सपोर्टर नहीं है हम कंज्यूमर हैं और हम प्रोड्यूसर हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय कौन पैदा करता है? इंडिया। हम, जिनको चाय की कुछ खबर नहीं थी, वो आज वो सबसे ज़्यादा चाय पैदा करते हैं, पर चाय पैदा करके खुद ही ज़्यादा पीते हैं। एक्सपोर्ट के लिए कम छोड़ते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों लोग चाय पीते हैं आपके यहाँ। तो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बन गया? श्रीलंका। ये पूछ लेंगे एक नंबर में, चाय का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है? श्रीलंका। लेकिन उत्पादक कौन है? हम। कंज्यूमर भी कौन है? हम। तो प्रोड्यूसर कहें तो इंडिया, कंज्यूमर कहें तो इंडिया, एक्सपोर्टर कहें तो श्रीलंका। वापस आते हैं, 1813 समझ में आया?
क्या कंट्रोल किया इनको, क्या कहा कितने रुपए खर्च करो, 1 लाख हर साल। लेकिन इन्होंने क्या बहाना मारा कि जी हमें 3 क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, क्या पढ़ाएं, किससे पढ़ाएं, कैसे पढ़ाएं। और इस चार्टर एक्ट में कहा कि तुम्हारा एकाधिकार खत्म करेंगे मोनोपोली। तो बोले 2 चीजों पे छोड़ देना जी, किस किस पे, एक चीन के साथ सिर्फ हम व्यापार करें और एक चाय पे अकेले हमारा कंट्रोल हो, बाकी लोग ना हो। इसके बाद 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया। कब आया होगा, 1813 के बाद कब आएगा, 33 में। इस चार्टर एक्ट में एक डिमांड उठी, क्या, कि भैया इंडिया में सिविल सर्वेंट्स जो ये आईएएस है ना आज आपके, जिसको आप यूपीएससी के थ्रू जो जाते हैं, ये कहा सिविल सर्विसेज में इंडियंस को भी जाने दिया जाए। इंडियन जो काबिल लड़के हैं, लड़कियां तो तब पढ़ती नहीं थी, उनको भी सिविल सर्विसेज में ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा बनने दिया जाए। अंग्रेजों ने कहा कहाँ इतने इंडियंस काबिल हैं और ये कहाँ कंपटीशन में आएंगे, इनको अंग्रेजी बोलनी समझनी आती नहीं, पेपर इंग्लिश में होता है, लिख देंगे ये। तो फिर इस बात को ना बस कह के छोड़ दिया। लेकिन एक आइडिया दिमाग में आ गया कि हाँ इंडियंस भी सारे ना सही, कोई एक मेहनत करके भी अगर उस जमाने का सिविल सर्वेंट बन जाता है तो इंडिया ग्रोथ कर लेगा। जैसे एक आदमी भी कहीं पहुंचे तो उसको देख के 10 और जा सकते हैं ना सही रास्ते पर। लेकिन इस बात को बस यहाँ कागजों में काम नहीं किया। 1833 में एक अच्छा काम किया, ये कहा कि भैया एजुकेशन पे काम कर लो और 3 क्वेश्चन तुम्हें पता नहीं चले तो ठीक है, हम एक आदमी भेजते हैं, वो तुम्हें तीनों का आंसर देगा। और ब्रिटेन से एक पढ़ा लिखा आदमी आया जिसका नाम था लॉर्ड मैकॉले, और लॉर्ड मैकॉले ने आंसर दिया क्या पढ़ाएं, तो इसने कहा इनको पढ़ाओ साइंस प्लस मैथ्स, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ाना, इतना पढ़ा देना कि इनका एप्टीट्यूड साइंटिफिक बन जाए, ये भूत प्रेत आत्मा और फालतू की चीज़ों से निकल जाएं, लेकिन इतना मत पढ़ा देना कि ये ज़्यादा ही क्रिएटिव बन के साइंटिस्ट ही बन जाएं और हमें सिखाने लगे। बस अकल का, दिमाग का, बुद्धि का थोड़ा सा विकास कर दो जो हम इस्तेमाल कर सकें। हमें जैसे बिल्कुल ही पागल होंगे तो हमें दिक्कत रहेगी, थोड़ा सा दिमाग विकसित करो पर ज़्यादा नहीं, हमारा काम निकाल दो, इतना पढ़ा देना। दूसरा तो ये हो गया क्या पढ़ाएं, सब्जेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या था, किसे, तो कहा अमीरों को पढ़ा दो, ज्ञान छन छन के छलनी की तरह नीचे चला जाएगा। फालतू की बात थी, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये पेपर में आ जाती है, फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, जिसमें अमीरों से ज्ञान छन छन के नीचे तक जाएगा, ऐसा एज्यूम किया अंग्रेजों ने। और पढ़ाने के लिए किन लोगों को चुन लिया, अमीर। अमीरों को पढ़ाना ना बेटा वैसे भी आसान था। अभी भी आप देखो, अगर कहीं किसी स्कूल में पढ़ाने को 2 कैटेगरी के बच्चे हों, एक बिल्कुल गरीब जिनके घर में खाने को नहीं है, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, सर पे छत नहीं है, बिल्कुल गली मतलब कहीं ऐसी रोड पे सोते हैं, उनको भाषा, उनका पहनावा कुछ नहीं है, एक वो बच्चा लाओ, और एक बहुत अच्छे रिच घर से है जिसके पिताजी ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, बड़ा घर है, टीवी है, वो घूमता है फिरता है। दोनों में पढ़ाना शुरू नहीं किया, मान लो दोनों बच्चे 5 साल के हैं, क्या इनका मेंटल डेवलपमेंट सेम मिलेगा या अलग अलग मिलेगा, अलग अलग ना। किसको समझाना आसान होगा, जो अमीर है। आप उसको कह पाएंगे कि बेटा पहाड़ होते हैं, क्योंकि उसके पिताजी ने घुमा रखे हैं पहाड़, तो वो एज्यूम करेगा अच्छा पहाड़ होते हैं, पहाड़ों पे बर्फ गिरती है, फिर वो बर्फ पिघलती है पानी। अब वो गरीब बच्चा जिसको ये चिंता है कि आज सुबह की रोटी कहाँ से आएगी, क्या वो अपने दिमाग में ऐसी इमेज बना पाएगा, क्या नहीं ना। पढ़ाई के लिए एक बेसिक बैकग्राउंड ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि ज़रूरी है पहाड़ देखें, लेकिन सोचो एक बच्चे के घर में टीवी है, उसने टीवी में, नाटकों में, मूवीज़ में पहाड़ देखे हैं, असलियत में नहीं देखे, तो भी वो इमेजिन कर लेगा। लेकिन जिसको शाम की रोटी तक का नहीं पता, उस बच्चे की पहली ज़रूरत है पेट की आग बुझाना। उसको क्या मतलब पहाड़ क्या होते हैं, पठार क्या होते हैं। तो बेटा इसका सीधा संबंध दिमागी विकास से है। इसीलिए अंग्रेज़ों ने सोचा कि इतने लोअर ग्रेड से उठा के इन लोगों को हम क्या सिखाएं। और आज तो फिर भी टीवी है, तब टीवी थोड़ी ना था, तब तो दिमागी विकास बहुत ही कम था, गांव के लोगों को बहुत ज़्यादा समझ थी ही नहीं, क्योंकि जो घर से नहीं निकला बाहर उसके लिए तो दुनिया इतनी सी है, जबकि रियलिटी है दुनिया बहुत बड़ी है। तो अमीरों को पढ़ाने की थ्योरी ये लेकर आए, क्या कहलाइए, कि छन के ज्ञान ऊपर तक जाएगा। तीसरा था क्या पढ़ाएं, किसे पढ़ाएं और कैसे पढ़ाएं। कैसे का मतलब मीडियम। तो इन्होंने कहा इनकी संस्कृत पढ़ा के हमें क्या मिलेगा, हम तो प्राइवेट कंपनी है, हमें
टारगेट है प्रॉफिट कमाना, और इनको संस्कृत पढ़ा के मान लो प्रगाढ़ पंडित बना दिए, तो हमारा क्या काम करेंगे? इससे बढ़िया इन लोगों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा दो, ताकि जब हम इनसे बात करें तो ये हमारी बात को समझ पाएं और ये अपनी गरीब जनता में हमारे मैसेज को कन्वे कर पाएं। तुमने पुरानी मूवीज़ में देखा है, अंग्रेज जब घोड़ों पे बैठ के आते बात करते, तो देखो उनके साथ एक दो बढ़िया से ठीक ठाक से इंडियन रहा करते थे, वेल ड्रेस्ड, और फिर अंग्रेज इंग्लिश में कुछ बोलता, वो जो वेल ड्रेस्ड सा आदमी था वो इंडियन जनता से फिर बात करके उनकी भाषा में उसको चेंज करता था। एक मूवी है लगान, देखी है? लगान मूवी में देखो वो अंग्रेज कुछ कुछ बोलता है, तो एक वो दीवान टाइप के नहीं थे, बढ़िया से ड्रेस थे, वो फिर उसको जो है जो ये भुवन और इसके दोस्त थे इनको बताता था, वो अजीब सा मुंह करके खड़े रहते हैं, अंग्रेज पता नहीं क्या बोल रहा है, तो फिर वो ट्रांसलेट करता था। फिर एक लास्ट का सीन है जिसमें अंग्रेज उसके ऊपर चिल्लाता है, उसको शायद थप्पड़ मारता है उस दीवान टाइप को, तो वो अपनी पगड़ी उतार के उसकी तरफ फेंकता है और जाके भुवन की टीम में खड़ा हो जाता है कि मैं इंडियन ही हूँ। इसका मतलब उनको ट्रांसलेटर चाहिए थे तब फ़ोन लगा के ट्रांसलेशन वाली सुविधा तो थी नहीं, तो उन्होंने कौन सा मीडियम पढ़ाना चाहा? इंग्लिश। ये 3 क्वेश्चन किसने आंसर किए? इस टाइम तुम्हारे देश में वायसराय जो हुआ करता था गवर्नर जनरल, इसका नाम था विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसी का काल है इंग्लिश को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला। तो विलियम बेंटिक के टाइम में आपके देश में अंग्रेजी का ग्राफ एकदम से ऊपर गया, और विलियम बेंटिक यहाँ पे राज कर रहा है, कंपनी का एक बड़ा आदमी है। विलियम बेंटिक का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है महारानी के साथ, कंपनी ने इसको यहाँ का हेड बना रखा है। वहाँ से एक आदमी आया जिसका नाम क्या बताया? मैकॉले। दोनों अंग्रेज हैं, दोनों इकट्ठे बैठे, इंडिया पे राज कर रहा है बेंटिक, लेकिन उसके क्वेश्चन का आंसर लेकर आया है मैकॉले। इसे कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जनक है ये, फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। कौन कहलाया? और यहाँ किसका राज है उस टाइम पर? बेंटिक। इस बेंटिक के क्लोज सर्कल में हमारे देश का एक काबिल आदमी है जिनका नाम है राजा राम मोहन रॉय। मैंने आपको अकबर द्वितीय की कहानी के टाइम बताया होगा कि उसने इनको कहा कि सर आप चले जाओ और मेरी पेंशन बढ़वा दो। 26 लाख रुपए पेंशन थी, इससे बढ़वाने के लिए। उनका नाम राम मोहन था, उनके नाम के आगे क्या लगा? राजा। ये एग्जाम में आता है, राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी? तो उस आदमी का नाम था अकबर सेकंड। कहाँ भेजा इनको? लंदन, इंग्लैंड, ब्रिटेन, यूके। वहाँ जाके 1833 में इनकी वहीं पे ब्रिस्टल नाम की जगह पे इनकी डेथ हो गई 1833 में। उस टाइम आपके देश पे राज कौन कर रहा था? तो बेंटिक की अच्छी बातचीत किसके साथ थी? राजा राम मोहन रॉय। उस टाइम किसका टाइम था? किस मुगल राजा का? अकबर सेकंड का। और अंग्रेजी के शिक्षक के, अंग्रेजी का जनक के रूप में लॉर्ड मैकॉले। क्लियर इतना सबको? इस 1833 ने एक बात और कही, एक तो सिविल सर्वेंट्स की बात कही लेकिन उस पर काम नहीं हुआ, एक इसने ये सारा काम किया। इस टाइम पे एक बात और सामने आई, कंपनी ने कहा जो आदमी हमारा हेड है यहाँ, उसको महारानी ब्रिटेन ने कहा कि ठीक है भाई अपना देख लेना, एक नाम बदल दिया। जैसे विलियम बेंटिक के पहले आगे लगता था GGI, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ही नाम दिया गया। उससे पहले उनका नाम था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आपको पता है 3 सेंटर अंग्रेजों ने बहुत डेवलप किए थे, एक बंगाल, कलकत्ता, एक बम्बई और एक मद्रास। इन तीनों के हेड को कहते थे गवर्नर, इन तीनों में गवर्नर थे। फिर इस एक को कहा तेरी ताकत ज्यादा है तो तेरे नाम के आगे एक वर्ड लगा देते हैं गवर्नर जनरल, तो इन दोनों के ऊपर भी कंट्रोल रखेगा, तेरी चलेगी, काम तीनों करना, लेकिन इन दोनों को तुझसे बड़ी परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो पोस्ट स्ट्रांग बना दी, कौन से वाली? गवर्नर जनरल। फिर गवर्नर जनरल ये सिर्फ कहाँ का था? बंगाल का। जब इनकी कंट्रोल इनका बढ़ गया एरिया, तो इन्होंने कहा इस पोस्ट का नाम बदलते हैं, और इस पोस्ट का नाम GGB से कन्वर्ट करके क्या कर दिया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो बेंटिक आपके देश का पहला आदमी है जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से प्रमोट होके क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये अगले 20-25 साल तक रहेगी ये पोस्ट। फिर इसी पोस्ट का नाम बदल के करेंगे वायसराय, और फिर दोबारा आज़ादी के बाद एक बार फिर आप 1948 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाएंगे, जिसको आप 1950 में ख़त्म कर देंगे कि ये हमें गुलामी का एहसास कराती है, और फिर आप एक नई पोस्ट बनाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो पहला GGI कौन हुआ? हाँ, विलियम बेंटिक।
इस आदमी के साथ दो बातें जुड़ गई। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या, ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था और ये फर्स्ट इंडियन या गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। तो जो लास्ट जीजीबी है वही फर्स्ट जीजीआई है। ये किस में हुआ है सारा काम? 1833 में। क्लियर हो गया? बहुत सारी चीजें बदल रही हैं 1833 में। आपके यहाँ पे विलियम बेंटिक है। बेंटिक का खास आदमी जो इंडिया में काम कर रहा है, राजा राम मोहन रॉय, वो हमारे लिए रिफॉर्म्स कर रहे हैं, लेकिन पावर तो बेंटिक के हाथ में है ना। कौन सी चीज इनसे लागू करवा दी? सती प्रथा का अंत 1829 में। किसके टाइम की घटना है ये? बेंटिक। फिर 30 में कहाँ चले गए राजा राम मोहन रॉय? लंदन, ब्रिटेन, यूके, कुछ भी कह लो। उनकी पेंशन बढ़वाने के चक्कर में 33 में वापस नहीं आए। इस बीच में आपके देश में एक अंग्रेजी शिक्षा लेकर आया। कौन? मैकॉले। अंग्रेजी शिक्षा का जनक कौन कहलाया? मैकॉले। मैकॉले ने 3 आंसर दिए। क्या पढ़ाएं तो? मैथ साइंस। किससे पढ़ाएं? अमीरों को। कौन सी थ्योरी दे दी? फिल्ट्रेशन, निस्पंदन का सिद्धांत। और कैसे पढ़ाएं तो? इंग्लिश मीडियम, क्योंकि संस्कृत से हमें क्या मिलेगा। क्या कहा इसको कंपनी को कि कंपनी ने अपना एक मेन पोस्ट, कौन सी पोस्ट थी वहां? जीजीबी को कन्वर्ट करके क्या बना दिया? जीजीआई। तो जो पहला जीजीआई है वो लास्ट भी क्या है? जीजीबी। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वो आदमी विलियम बेंटिक। आ गया समझ में? यानी 33 में बहुत सारे काम हुए। 20 साल बाद फिर से चार्टर एक्ट आया। कब आया होगा? अब क्रांति से पहले की घटनाएं हैं, ध्यान से सुनो क्या हुआ इसमें। 1853 में सबसे बड़ा काम हुआ, इंडियन सिविल सर्वेंट्स बनने लग गए। यानी जो इंडिया के पढ़े लिखे अच्छे खानदान के थोड़े अमीर, क्योंकि पढ़ाई बेटा पहले अमीरी से सीधे प्रभावित थी, ये लड़के पढ़ लिख के उस जमाने के, जो आज जिसको आप यूपीएससी कहते हो, ये 1926 में बना था। उससे पहले यूपीएससी नहीं था, उससे पहले अलग से कमीशंस थे। पहले सारे एग्जाम लंदन में कंडक्ट होते थे, वहीं जाना पड़ता था जिसको पेपर देने जाना हो। आज लंदन जाने के लिए लोगों को ज़मीन के टुकड़े बेचने पड़ते हैं। उस ज़माने में कौन लंदन जाए? और वहाँ जाके बैठना नहीं है, वहाँ जाके पेपर देना है। सारा पेपर इंग्लिश में आएगा, टफ क्वेश्चंस होंगे। और ये तो पूछेंगे नहीं कि इंडिया की आज़ादी की कहानी लिखो, वो पूछेंगे क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कोई भी इंडिया में रह के कैसे उस ज़माने में सब पढ़ सकता था? तो यानी इंडियंस के लिए नामुमकिन था उस ज़माने का सिविल सर्विसेज का पेपर। लेकिन 1833 में एक आवाज़ क्या आई थी कि वो पेपर कहाँ कंडक्ट करा दो? इंडिया में। भाई इंडिया के लिए, इंडियंस के लिए खोल दो। 1853 में इंडियन सिविल सर्विसेज को इंडियंस के लिए ओपन कर दिया कि ठीक है, आओ चैलेंज एक्सेप्ट करो, पेपर करके दिखाओ। इतना आसान नहीं था बेटा, इतना पढ़ना, उनके सामने स्टैंड करना। उस पेपर में सारे अंग्रेजों के लड़के बैठेंगे जिनको बचपन से कहा जाता था तुम राज करने के लिए पैदा हुए हो, और इतना पढ़ो जो ये इंडियंस, ये डॉग्स एंड इंडियंस जो इक्वल मानते थे, इन पे राज करना है। तो उनकी अपब्रिंगिंग का पार्ट था कि हमें जाके राज करना है। जबकि हम दबे कुचले देश में हमें सिखाया ही ये गया था कि इंडियंस जिनका रंग थोड़ा ऐसा है, डार्क है, ये पवित्र नहीं है, ये प्योर नहीं है, और ये राज करने के लिए पैदा नहीं हुए। हमारी अपब्रिंगिंग वैसी थी, उनकी अपब्रिंगिंग ये थी कि हम तो पैदा ही राज करने के लिए हुए हैं। इसका फर्क पड़ता है ना थोड़ा सा। तो उन लोगों को आसान दिखता था कि पेपर क्रैक करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे सामने चैलेंज था, हम उतना कहाँ से पढ़ें। आज तो आपके पास गूगल है, तब थोड़ी ना गूगल था, किताबें हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं। लेकिन फिर भी एक आदमी ने हिम्मत की और 1861 में जाके टैगोर के परिवार से एक लड़का था, सत्येंद्र नाथ टैगोर, उन्होंने पहली बार पेपर पास किया बेटा। तो ये फर्स्ट इंडियन था जो सिविल सर्विसेज में अपने दम पे सेलेक्ट हुआ। लेकिन उनको भी कितने साल लग गए। इसके बाद, इसके बीच में तो क्रांति हो गई थी, 1857 की क्रांति। एक अच्छा काम किया था 1853 ने, लेकिन इस अच्छे काम के पैरेलल में तुम्हारे देश में एक आदमी था जो राज कर रहा था, जिसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। इसने इंडियंस को इतना मन भर दिया, इतना मन भर दिया कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और डलहौजी की एक नीति लोगों के गले उतरी ही नहीं, जिसे कहा जाता है लैप्स की नीति। लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी इसी को कहा जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हिंदी में हम कह देते हैं हड़प की नीति। हड़प की नीति क्या थी आपको पता ना हो तो बता दूं
इंडिया में हम सब जानते हैं कि इंडियंस का दिमाग पहले से उत्तर वैदिक काल में बना दिया था कि पिता की संपत्ति का मालिकाना हक किसका माना जाता था? बड़े बेटे का। ये पहले कल्चर था ना हमारा। फिर क्या किया कि बेटों में बराबर बांटेंगे। अगर देखें तो आज तक भी यही कल्चर तो फॉलो कर रहे हैं कि बाप की संपत्ति में पहला हक किसका है? बेटे का, और बेटों में बराबरी पर आ गए। अब उस टाइम पे लॉर्ड डलहौजी ने इंडियंस की इस मेंटालिटी का फायदा उठाया कि रूल बना दिया कि जिसका खुद का बेटा नहीं है, जिसका खुद का वंशज नहीं है, जिसका खुद का उत्तराधिकारी नहीं है, वो आदमी मर गया अगर, तो उसकी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, कंपनी की हो जाएगी। उस आदमी का उत्तराधिकारी वंशज या बेटा उसका स्वयं का होना चाहिए। किसी भतीजे को, भांजे को या गोद लिए हुए दत्तक पुत्र को, दत्तक होता है इसको गोद ले लिया हो, हम उसका बेटा नहीं मानेंगे। भाई प्रॉपर्टी हमारी, हमारे देश के राजा की। हमारे देश का राजा डिसीजन नहीं ले सकता कि मेरी प्रॉपर्टी पर कौन बैठेगा। ये डिसीजन अंग्रेज ले रहे हैं, जबकि अंग्रेज कोई राज करने थोड़ी ना आए हैं, ये तो कंपनी के आदमी हैं। ये कह रहा है जिस इंडियन की मौत हो गई बिना अपने बेटे के, उसकी प्रॉपर्टी हमारी बन जाएगी। और इसने कई प्रॉपर्टी हथिया ली। आपने झांसी की प्रॉपर्टी के बारे में खूब सुना हुआ है ना। झांसी का जो राजा था, झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई, इनका एक बेटा हुआ तो था पैदा, लेकिन बहुत छोटा ही मर गया। इनके हस्बैंड भी जल्दी एक्सपायर हो गए। तो जब हस्बैंड मरे उस टाइम पे उनके भाई का बेटा, कजन का बेटा गोद ले लिया था, लेकिन अंग्रेजों ने कहा दत्तक पुत्र को तो हम मानते ही नहीं कि आपकी प्रॉपर्टी का मालिक है। लक्ष्मीबाई खुद यंग थी, राज कर सकती थी, लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, आपकी प्रॉपर्टी सारी झांसी हमारी होगी। तभी तो 57 की क्रांति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ऐसे ढेर लोग थे, किसी की पेंशन बंद कर दी पेशवाओं की, कोई मतलब परेशान किया। इस आदमी ने बीज बो दिया था। ये बात क्लियर थी कि 2-4 साल हद से हद कटेंगे, क्रांति होगी। तो उसमें एक बड़ा रोल किसने प्ले किया? लॉर्ड डलहौजी। और ये बेटा आपके यहाँ 1848 में आए थे और 56 तक गड़बड़ियां कर करके खूब सारी हड़प हड़प के इलीगल तरीके से जमीनें और भाग गए। ये तो चले गए, लेकिन उसका नुकसान कंपनी को उठाना पड़ा। कंपनी का अगला आदमी आया लॉर्ड कैनिंग। किया धरा सारा इसका था, लेकिन क्रांति हमने इसके टाइम पे की। क से कैनिंग, क से क्रांति। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। 57 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? क्या नाम था उसका? लॉर्ड कैनिंग। इनका नाम लॉर्ड क्यों बोलते हैं जानते हो? क्योंकि ये लॉर्ड एक पोस्ट थी। जैसे आपके यहाँ एमपी होते हैं ना, इनके यहाँ भी एमपी होते हैं। आपके एमपी बैठते हैं लोकसभा में और 2 ही जगह बैठ सकते हैं एमपी, या तो लोकसभा या राज्यसभा। ऐसे इनके लॉर्ड्स थे। अंतर क्या था? एक इनका लोकसभा को ये बोलते थे हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स। कॉमन मतलब आम आदमी। हमारा नाम है लोक, लोक मतलब तुम और मैं, कहते हैं ना लोकलाज, समाज को बोलते हैं लोक। तो हम लोक, और ये हमारी सभा है तो हमने इसका नाम क्या रखा? सभा। ये सभा को बोलते थे हाउस और लोगों को ये बोलते थे कॉमन्स। तो कॉमन पीपल हम आज भी तो शब्द इस्तेमाल करते हैं। दूसरी हमारी क्या थी? राज्यसभा। इसको ये बोलते थे हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो यहाँ के मेंबर थे ना, इनमें से किसी एक को भेजा जाता था भारत में कि जाओ तुम वहां पे पूरा काम धाम देखो। तो इसलिए जो आदमी यहाँ आता था उसके नाम के आगे क्या लिखा जाता था? लॉर्ड। इसीलिए आप लॉर्ड मैकॉले कह रहे हैं, आप लॉर्ड विलियम बेंटिक कह रहे हैं, इसलिए आप लॉर्ड डलहौजी कहते हैं। समझ में आ गया? ये लॉर्ड भगवान वाला नहीं है। जैसे देखा जजेस को माय लॉर्ड कहा करते थे, तो कई लोग सोचते हैं कि भगवान नहीं है ये हाउस ऑफ लॉर्ड से आए, इसलिए इन सबके नाम के आगे क्या लिखना पड़ता था? लॉर्ड। ये लॉजिक था इसका। इस क्रांति के टाइम पे आपके यहाँ कौन था? कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन इस कैनिंग ने तो कुछ भी नहीं किया, सारा गड़बड़ फैला के कौन भाग गया था? डलहौजी। वो कब से कब तक था? 48 के बाद आया 56 तक। उसकी कौन सी नीति सबसे खराब थी? लैप्स की नीति। किसके लिए थी ये? उन इंडियन राजाओं के लिए जिनकी मौत हो जाती थी बिना अपने बेटे के। बेटियां थी ना, तो उनकी बेटियों के हस्बैंड्स को कहते थे नहीं तुम नहीं राज करोगे। उनकी बेटी का बेटा होता तब भी कहते कि तेरा ये पिताजी थोड़ी ना थे, नाना की प्रॉपर्टी पे राज नहीं होगा। देखा जाए तो राजा की मर्जी, जिसको चाहे बना दे, लेकिन इन्होंने रूल बना लिया कि अपना खुद का बेटा नहीं है तो ये प्रॉपर्टी हमारी है। ये सब घटनाएं 56 तक की हैं। इसके साथ एक और बड़ी खराब नीति इन लोगों की थी जिसको ये कहते हैं सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस। सहायक संधि। इन सब से क्रांति होगी। इसी का नाम क्या बताया? सब्सिडियरी अलायंस। इसमें ये क्या करते थे?
अपनी एक फौज हमारे किसी राजा के पास भेजते और कहते इसको तुम रखो। भाई हम क्यों रखें फौज तुम्हारी? तो कहते तुम्हारी हेल्प करेगी ये, कल को तुम्हारे ऊपर कोई अटैक कर देगा तो। और हम कितने बेवकूफ़ थे, हमने सोचा ही नहीं कि कोई हमारे ऊपर अटैक करेगा तो हम खुद ही ना देख लेंगे। भाई हम राजा हैं तो हम देख लेंगे। कहते नहीं तुम हमारी फौज रखो। अब ये फौज रखना बेटा भारी होता है, फौज खर्चा होती है। फौज रखने का मतलब है आपको रोज कितने हाथियों को खाना खिलाना है, आपको रोज कितने घोड़ों की सेना को मेंटेन करना है, उन सबका जो फौजी हैं इनका खाना पीना हर चीज सोचो ना, खर्चा मांगती है। लड़ाई होगी कभी 10 साल में एक बार, क्या पता 20 साल में ना हो, लेकिन वो तो रोज खाएंगे, उनकी मेंटेनेंस तो रोज चाहिए। फौज इज इक्वल टू खर्चा था। ये खर्चा किसका बांध दिया? हमारे इंडियन राजाओं का। फौज किसकी पल रही है? अंग्रेजों की। अच्छा तुम खुद सोचो, वो फौज अंग्रेजों की है तो वो किसके प्रति समर्पित होगी? अंग्रेजों को, क्योंकि उनके दिमाग में है कि भैया हमारा राजा अंग्रेज है। तो वो फौज खा तो हमारा रही है, हमारे राजाओं का, लेकिन वो टाइम पे मदद किसकी करेगी? अंग्रेजों की। और उसको क्या कह के भेज रखा है कि कभी अगर इस राजा पे कोई पड़ोसी अटैक कर दे तो तुम मदद कर देना। हमारे यहाँ इतने कहाँ समझदार लोग थे, आराम से अपने अपने में राज करके खुश थे। तो ये फौज फ्री में पाल रहे थे वहाँ के हमारे इंडियन राजा। और फौज के मन में किसके प्रति अच्छी फीलिंग्स हैं? अंग्रेज। कल को इस राजा को अंग्रेजों से लड़ना पड़ जाए तो फौज किसकी तरफ लड़ेगी? खर्चा भी इसका, इसने पाल पोस के बड़े किए, खूब खर्चा हाथी घोड़ों पे किया, और वो सारे हैं अंग्रेजों के। इसे कहा गया था सहायक संधि। इसमें अंग्रेजों ने कहा हम तुम्हारे सहायक हैं और कल को तुम पे मुसीबत आई तो हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। लेकिन असलियत यह है कि इसमें हम बेवकूफ़ बने, खर्चा सारा हमने किया और फौज पाल के तैयार कर दी उनकी जेब से कुछ नहीं गया। उन्होंने हर राजा के साथ ऐसे अपनी फौज तैयार करवा ली। वो बैठे हैं यहाँ लेकिन उनकी फौज हर जगह है। कल को सोचो इस एक ने उनसे कहा मैं तेरी बात नहीं मानता, तो ये अपनी सारी सहायक संधि की जितनी फौज है ना, इन सबको लेकर पहुंच जाएगा अटैक करने के लिए। अब इसका 1 रुपया खर्च नहीं हुआ, ये फौज तैयार की है पड़ोसी राजाओं ने जिनको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि नाम किसका आगे बढ़ने वाला है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसे कहा जाता है सहायक संधि। इन संधियों ने राजाओं को बर्बाद कर दिया क्योंकि उनकी जेब से सबसे ज्यादा पैसा इनको मेंटेन करने में लगा। और ऐसा पहला करने वाला राज्य था सतारा। ये एग्जाम में आ जाएगा, पहला राज्य कौन सा था? सतारा। 1848 में इसने सबसे पहले सहायक संधि की थी और ये लाने वाला आदमी था लॉर्ड वेलेज़ली। क्या नाम था उस आदमी का? लॉर्ड वेलेज़ली। लॉर्ड वेलेज़ली के कारण सहायक संधि आई और लॉर्ड डलहौजी के कारण कौन सी संधि आई थी? वो हड़प की नीति, जिसे कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो 2 नीतियां इंपॉर्टेंट हैं अंग्रेजों की, एक हड़प वाली और एक सहायक वाली। सहायक को सब्सिडियरी अलायंस कहते हैं और हड़पने वाली का नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने दी है लैप्स वाली? डलहौजी। और वो वाली सहायक वाली वेलेज़ली ने। ये सब चीजें काम करती रही और इसीलिए फाइनली हम लोगों ने क्रांति की। जब क्रांति की तो बेचारे किसकी वो आ गई शामत, कैनिंग। जबकि कैनिंग का तो कोई बेस ही नहीं था। कैनिंग तो आया ही कब है? 56 में। और जब वो आया तो उसने देखा आके क्रांति की ज्वाला भड़की हुई है, तो उसको थोड़ा फायदा मिला। कैनिंग के टाइम में क्रांति हुई, लेकिन जब क्रांति के बाद BEIC का पत्ता साफ हुआ तो महारानी ब्रिटेन ने कहा कि भैया कैनिंग को ही हम सारी पावर देंगे और कहने को राज हमारा होगा, लेकिन काम कौन करेगा? इसका मतलब कैनिंग आपके यहाँ महारानी के अंडर काम करने वाला पहला वायसराय भी है। तो कैनिंग के नाम पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इंडिया का लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन है? ये इसका नाम है कैनिंग। अभी मैंने बेंटिक के साथ 2 पॉइंट क्या बताए थे? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और कैनिंग के 2 पॉइंट क्या हैं? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। क्लियर सबको ये? ठीक है, अब इसको आगे किताब से पढ़ेंगे, जब आगे क्लास होगी तब बुक से इस चैप्टर को करा दूंगी बेटा, ठीक है।